नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वोट्स का स्पेशल एडिशन। मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। मंदार, 12 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के 97 सीटों पर अप्रैल 18 को वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। हम आपको दिखाते हैं 5 बड़े राज्यों से हमारे जो रिपोर्ट्स है और वहां क्या हो रहा है, देखते हैं। शुरू करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज का चुनाव इसी 18 तारीख को है। पीने के पानी की कमी, किसानों की तकलीफें, सूखा प्रभावित क्षेत्र, सिंचाई का पानी, बेरोजगारी, इस चुनाव में ये मुद्दे अहम किरदार निभाएंगे। वोट के दिन ये मुद्दे जनता के दिमाग में जरूर आएंगे। दूसरे फेज में नांदेड़ और सोलापुर के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अशोक चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे प्रमुख चेहरे हैं। चलते सीधे हमारे सहयोगी मयूरेश के पास। मयूरेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे। मयूरेश, आपने काफ़ी सफ़र किया है महाराष्ट्र में, और ख़ासकर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बार वोट करेंगे, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पर काफ़ी बड़े तौर पे, बड़े पैमाने में फार्मर्स ने, किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि उनका क्रॉप फेल हो गया था, क्योंकि उन्हें फसल की ठीक तरीके से पैसे नहीं मिले थे, और पानी की कमी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। ये बताएं कि जब आप यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, किसानों ने आपसे क्या कहा, वोट वो किस वजह से, क्या मन में क्या रख के वोट करने वाले? कविता, मराठवाड़ा में कभी भी आप कहीं पे भी घूमिए, किसान जो है, या किसान ही नहीं लेकिन सामान्य आदमी जो है, वो सिर्फ एक ही बात मन में रख रहा है, वो है पानी और पानी की किल्लत। हम जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे पानी की किल्लत अभी भी। अगर आपको याद है कि पिछले 2 या 2.5 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो यहाँ पे ट्रेन लाई थी, और ट्रेन के माध्यम से लातूर और लातूर के अगल बगल के जो इलाके हैं, जो सूखाग्रस्त है, जहाँ पे अकाल था, वहाँ पे पानी देने की कोशिश की थी। सवाल आज लोग वही पूछ रहे हैं कि ट्रेन कहाँ है, पानी कहाँ है। आज भी हमें पानी नहीं मिला। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में लातूर हो, बीड़ हो, यहाँ पे बड़े पैमाने पे बारिश नहीं हुई है। इस वजह से कई सारे किसान जो है उन्होंने खेती करना छोड़ दिया है। वो बगल ही में ही जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ पे जाते हैं या कर्नाटका में जाते हैं और वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं। तो माइग्रेशन का जो एक सवाल है वो अब ज़्यादा तौर पे बढ़ रहा है। यहाँ का अगर हम यूथ की बात करें तो यहाँ का यूथ जो है वो मुंबई, पुणे, नासिक, इन शहरों में नौकरी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं है। तो मराठवाड़ा की अगर बात करें तो मराठवाड़ा इस बार भी जो है वो सिर्फ पानी के सवाल को लेके या पानी के मुद्दे को लेके ही वोट डालने वाला है। जी मयूरेश, जैसे कि आपने कहा कि पानी की किल्लत और रोजगार भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, लोगों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक अहम सवाल है, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अब तक एनडीए का प्रभाव था, अब क्या लग रहा है, खास करके जबकि यहाँ पे पहली बार एक तरह से प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी ने अब भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, औरंगाबाद हो या सोलापुर हो, इन पूरे इलाकों में इनका किस तरह का प्रभाव वहां पे दिखाई दे रहा है? जी, हमने देखा था पिछले इलेक्शन में मंदार विधानसभा में कि औरंगाबाद में जिस प्रकार से एमआईएम ने अपना एक वर्चस्व वहां पे प्रस्थापित किया था, जिस प्रकार से औरंगाबाद में किसी ने सोचा नहीं था कि इम्तियाज जलील जो है वो इतने बड़े पैमाने पे जीत के आएंगे। तो काफ़ी कुछ इस बार निर्भर करता है कि एमआईएम यानी हैदराबाद, जिनका एक गढ़ है, वो बगल में ही है, और कितना इस बार वो जो है वो लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो भी मोदी सरकार के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का वजूद कितना है वही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी त्रस्त है। सरकार के खिलाफ बातें की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि मोदी का नेतृत्व अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कीम जो है वो फेल हुई है, सरकार की स्कीम्स हम तक पहुंची नहीं है। जी मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और जैसे मयूरेश बता रहे थे, यहाँ किसान की समस्या और पानी की समस्या काफ़ी अहम रोल निभाएगी यहाँ पर वोटिंग में। आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण का अहम राज्य तमिलनाडु, जिसने देश की राजनीति में दिया जयललिता और करुणानिधि जैसे बड़े नेता। इन दोनों नेताओं के बिना कैसा होगा इस बार का चुनाव, बड़ा सवाल है। नीट,
सेलम एक्सप्रेसवे, कावेरी जैसे बड़े मुद्दे हैं। राज्य में बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है। राज्य के 39 सीटों पर 18 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। प्रमोद जुड़ रहे इस वक्त हमारे साथ। प्रमोद, इफ यू सेट असाइड ऑल द इश्यूज दैट तमिलनाडु इज फेसिंग राइट नाउ, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस दैट every political party has to answer is how are they going to fill up that leadership vacuum that Tamil Nadu is facing? Well, honestly speaking, there is no person for now to fill up the vacuum that has been left out by Jayalalitha or Karunanidhi. Yes, MK Stalin is the next next the president for DMK, but even you cannot like match up to what DMK's earlier leader Karunanidhi was, or even for the same instance in AIDMK. Definitely OPS or EPS cannot replace Jayalalitha, and that's a bigger issue right now because both the leaders were able to make sure what the people wanted. They had a far sight, and not just that, they did play also a major role in the national politics. Imagine Jayalalitha earlier had 37 MPs, and with that she did control a major portion of what to get exactly. For instance, from 2014 to 2017, Tamil Nadu did not have to go for a NEET examination. The students here, they did not have any sort of NEET examinations, which could not be actually continued by EPS or OPS. In fact, they had so much issues, like you mentioned. Even the Salem-Chennai Express Highway has once again come back to bite the Chief Minister, because Nitin Gadkari, the Union Minister, once again claimed that he will definitely go ahead and make sure that the scheme is implemented. However, the Chief Minister has retracted a statement claiming that they will abide by the law. So definitely for AIDMK, all these things are a setback, and not just for AIDMK. Without these two tall leaders, it is a setback for DMK as well. We need to wait and watch how the people are going to choose. Definitely, nobody can replace these two leaders, but they have only other leaders whom they have to choose from this competition right now. Right. Pramod, you have traveled extensively across the state. What is the mood exactly when it comes to the Kaveri Delta region, or for that matter, even those areas where the most affected people were there during the cyclonic conditions? Well, we traveled for more than 2,000 kilometers across Tamil Nadu, and we were able to really find out that the people are not exactly happy with what has occurred. In fact, as you mentioned, in Cyclone Gaja, that was very recently that attacked the Nagapattinam district. People have mentioned a compensation. In fact, for a coconut tree that the farmer had almost strenuously grown for more than 15 years, a compensation is 900 to 1100 rupees. Just to chop that coconut tree and remove it from that area itself, he has to pay 600 rupees. How is that a proper compensation? The farmer questions. But at the same time, the same Chief Minister announced a compensation of 10,000 rupees for each coconut tree that has to be removed for Salem-Chennai Expressway. So there's a huge kind of variation. This the people know. It's the same issue in any other area also. In fact, when we went to Kanyakumari, Cyclone Oki attacked Kanyakumari 2 years back. What happened there is that the victim's family were given 20 lakh rupees, and in just one village, there were 33 widows, 33 widows, young age widows, and all those money were siphoned out by the loan sharks, which earlier gave them money for their boat and the trip. The government has done nothing about it. All these things still persist there, and that's the reason probably the ADMK did not go ahead to once again contest in 40 seats, but just gave away almost half of the constituencies to their allied parties, BJP, DMDK, and PMK. Maybe they do not want to face the people's wrath. However, the Chief Minister very clearly states that keeping Amma, that is Jayalalitha, in their mind, people will definitely choose Twin Leaves. That is how he's trying to compensate here. Right, Pramod, thank you very much for getting us all of those details. I'm afraid we'll have to cut you short because there is some breaking news coming in right now. इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ 2019 यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 में नाम इंक्लूड करने की आखिरी तारीख 26 मार्च थी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा हो गया जब राहुल द्रविड़ ने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। राहुल द्रविड़ इन फैक्ट मंदार इज एन एम्बेसडर and he's been seen on every poster put out by the election commission urging people to go out and vote, और वही ambassador election commission के जो brand ambassador वही खुद वोट नहीं कर पाएंगे। अमिता जुड़ रही है इस वक्त और जानकारी लेकर। अमिता, it must have been very, very disheartening. Rahul Dravid, of course, has been trying everything possible to ensure that he can vote, and the election commission also
did quite a bit of running around for that. जी हाँ, इनफैक्ट राहुल द्रविड़ अब्रॉड थे जब ईसी ऑफिशियल्स उनके नए घर जो अश्वत्थ नगर में है वहाँ पे गए थे और फॉर्म 6 में इंक्लूड करने के लिए जब बोला गया था वहाँ कोई भी कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू ईसी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था करके उन्होंने बोला। उसके बाद जब द्रविड़ ने ये रियलाइज किया कि उनके नाम ही नहीं है, डिलीट हो चुका है, तब सुनील अरोरा तक ये बात गया। इनफैक्ट पूरे दिन आज बहुत कंफ्यूजन था कि उनको एक्सेप्शन दिया जाएगा कि नहीं। ये रूल जो लॉ में है कि मार्च 26 तक ही आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर्म 6 में, उसके बाद नहीं हो पाएगा। ये एक्सेप्शन द्रविड़ को दिया जाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क था। और आज और अभी ईसी ने साफ साफ ये बता दिया है कि और कुछ नहीं कर सकते, कि राहुल द्रविड़ वोट नहीं कर पाएंगे। जी, और ये बड़ी खबर आती हुई कर्नाटक से कि राहुल द्रविड़ इस बार वोट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना घर बदला था, एड्रेस बदला था और इस वजह से जो है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया। जैसे अमिता बता रही थी, काफ़ी मशक्क़त किया यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, लेकिन अब जैसे ईसी कह रहा है कुछ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। और अब रुख करना होगा अगली खबर पर कविता, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में किसको देगी साथ और बीजेपी को देगी दूसरा मौका या महागठबंधन को मोह में डालेगी वोट या फिर कांग्रेस के हाथ को देगी सहारा। यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी और नगीना की जनता यहाँ के उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का करेगी फैसला। इन जगहों के मुद्दे बहुत है जिनकी यूपी के वोटर्स रखेंगे विशेष ध्यान। अलीगढ़ अपने लॉक इंडस्ट्री की वजह से देश ही नहीं दुनिया में मशहूर है, लेकिन जीएसटी ने इस उद्योग पर गहरा असर डाला है। क्या इस बार के चुनाव में जनता इसे भूल जाएगी या फिर अलीगढ़ के उम्मीदवार के राजनीतिक भविष्य पर हमेशा के लिए ताला लगा देगी? क्या है वहां के जनता का मूड, देखेंगे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आयुष्मान के पास। आयुष्मान, जिस प्रकार से चुनाव का सामना करेगी अब ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का, क्या मूड है लोगों का? आपने लगातार यहाँ पे हर जगह पे जाके लोगों से बात की है। जी मंदार, अगर आप अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की जो जनसंख्या है वो करीब करीब मुस्लिम और हिंदू आबादी दोनों ही करीब करीब बराबर हैं। और बतौर अगर आप यहाँ के जो सिटिंग सांसद की बात करें तो वो हैं सतीश गौतम। उनको फिर से बीजेपी ने टिकट दिया। जब हम लोगों के पास गए, उनसे बात करी कि उनका आखिर ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, लोग खासा प्रभावित नहीं हैं सतीश गौतम के ट्रैक रिकॉर्ड से। लोग ये कहते हैं कि जहाँ उन्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए थी, विकास की बात करनी चाहिए थी, अलीगढ़ में जिन्ना का मुद्दा उठाया उन्होंने, तिरंगा यात्रा की बात की, जो मूल मुद्दे हैं लोगों के उनको कहीं ना कहीं भूला है सतीश गौतम ने। साथ ही उनके खिलाफ इस बार विजेंद्र सिंह हैं और महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। एक ही साथ अगर हम बात करें, हम अभी भी जिस गली में खड़े हैं वहाँ ताले बनते हैं, तालों का एक बहुत बड़ा व्यापार है अलीगढ़ में और साथ ही साथ ब्रास का बहुत बड़ा काम होता है। इसके साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहते हैं तालीम और तालों का शहर है अलीगढ़। जब हमने बात की लोगों से तो उन्होंने कहा कि नोटबंदी का एक खासा असर रहा है इनके व्यापार पर। साथ ही साथ जीएसटी जो कि 18% ब्रास पर लगाई जाती है, तालों पर भी 18% लगाई जाती है। इसके कारण जो पूरा व्यापार है कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट सी आई है। जो पूरा एक सेल है इन सभी लोगों का, वो कहते हैं कि तालों का व्यापार बहुत बेहतर नहीं है अभी फिलहाल। तो सरकार से उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं ताले के व्यापार में या फिर ब्रास के काम में, एएमयू में कहीं ना कहीं कुछ सुधार होंगे। वो खासा कुछ ज़मीन पर दिखता नहीं है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि विकास के मुद्दे कभी नेताओं द्वारा बात किए नहीं जाते। मायावती यहाँ कल थी, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, मुस्लिम हिंदू इन सभी मुद्दों की बात होती है, रोजगार की बात खासा होती नहीं है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की बात सभी पार्टियां करती हैं, मुद्दों की बात कोई नहीं करता। जी, और दरअसल आयुष्मान, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, वही सवाल जो हमारे स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रहा है कि रोजगार या जातिवाद, यहाँ पर वोटर का मूड क्या है, किसे देंगे वोट? देखिए कविता, उत्तर प्रदेश के वोटर के लिए सबसे अहम ये होता है कि वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने चाहे जो कुछ भी कह लें, जब वो बैलेट बॉक्स पे अपना ये ईवीएम पे अपना बटन दबाते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति उनके दिमाग में घूमती हैं।
अलीगढ़ का अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो आप देखेंगी कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर मायावती जाती हैं, वहाँ पर महागठबंधन की रैली होती है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। सतीश गौतम की बात करते हैं, सतीश गौतम के बारे में बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि उन्हें टिकट सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिस तरह से पेश किया, पार्टी आलाकमान को लगा कि वो इस क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, हिंदूगत और दलगत राजनीति होती है। एक तरह से आप कहें तो हिंदू मुस्लिम कितना भी आप कह लें तो वो चुनाव में आता ही है। लोग ज़रूर कैमरे के सामने ये कहते हैं कि उनके लिए विकास एक बड़ा मुद्दा है, सड़क एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब वोटिंग होती है, जब वो बैलेट बॉक्स पे अपना वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण उनके दिमाग में एक बड़ा फैक्टर होता ही है अलीगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश में। जी जी आयुष्मान, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और यूपी का एक बड़ा तबका वोट के इलेक्शन के लिए जाएगा 18 तारीख को, और आयुष्मान वहीं से हमें यहाँ पर ताज़ा रिपोर्ट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। क्या जम्मू कश्मीर में इस बार लोग विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट देंगे? इस बार चुनाव में विकास और सुरक्षा ये दो बड़े मुद्दे होंगे। जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है, उनके लिए कौन से मुद्दे अहम है? क्या फारूक अब्दुल्ला की राह आसान होगी या फिर यहाँ की जनता अपने फैसले से करेगी सबको हैरान? श्रीनगर और उधमपुर में 18 तारीख को चुनाव है। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ये बताएं, लगातार जो है, प्रदीप कथुआ से जुड़ रहे हैं। प्रदीप, लगातार जो है मिरनाव पर कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, आप लेकर आए हैं, फरीद लेकर आए, जहां पर हमें लोगों ने बताया कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए। लोगों ने हमें बताया किस तरह स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, बुनियादी ज़रूरतों के लिए यहाँ पर उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस बार के जो चुनाव है कितने अहम है? लोग यहाँ पर विकास के लिए वोट करेंगे या फिर सिक्योरिटी और दूसरे जो बड़े इश्यूज है जो उस पर जो है ये वोट बेस्ड होगा? कैंपेन में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप इलेक्शन कैंपेन देखेंगे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। 35A की बात होती है, 370 की बात होती है, लेकिन आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में किस तरह से ज़्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लिया। एक तरफ बाइकआउट की कॉल थी, दूसरी तरफ टेरर रिलेटेड इंसिडेंट से, तीसरी तरफ इंटिमिडेशन थी। उसके बावजूद लंबी लंबी कतारें देखी गई। वजह ये था कि सभी जो लोग हैं वो अक्सर वोकल माइनॉरिटी की बात सुनते हैं। किसी ने भी साइलेंट मेजॉरिटी की नब्ज पकड़ने की कोशिश नहीं की। और साइलेंट मेजॉरिटी, बिल्कुल आपने सही कहा, वो डेवलपमेंट चाहती है, वो स्कूल चाहती है, बिजली चाहती है, पानी चाहती है, अस्पताल चाहती है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ हैं, क्यों ना उनसे हम बात कर लें, उनसे बताएं ये डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है आप लोगों के लिए। 18 को फिर से दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है आप लोगों को? देखिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट होगी तभी हमारी कंट्री तरक्की करेगी। तो देखा जाए तो पहले से इन 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कमिंग ईयर्स देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस। आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सिक्योरिटी की बात करते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर रियासत में जहाँ की आतंकवाद अपने कदम पसारे हुए है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है टेररिज्म का, राइट। दिन ब दिन टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, राइट। आप देखें दिन ब दिन एज फार एज द सीज फायर वायलेशन इज कंसर्न, दिन ब दिन वो वायलेशन हो रही हैं, राइट। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो बॉर्डर में सिचुएशन है दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन शुड बी कंट्रोल। पाकिस्तान को एक अच्छा सा जवाब देना चाहिए ताकि सिचुएशन कैन बी कंट्रोल और हमारे J&K में सिचुएशन अच्छी होती जाए। देखिए, ये चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो कि अक्सर एक निर्णय ले पाए पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी परेशानियां खासकर यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी परेशानी जो कठुआ जिले में है, जो 35A की बात करता हूँ, 35A एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सा आर्टिकल माना जाता है। देखिए, एक ही स्टेट है, 2 खित्ते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है। कश्मीर की बात करें तो वो कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ये एक कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़े हुए हैं। जम्मू हिस्से की बात करें, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी या कठुआ रीजन की बात करें तो वो कहते हैं कि वॉल ऑफ हेट्रेड है, जिसकी वजह से पूरा इंटीग्रेशन कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ की लड़की अगर शादी पंजाब में करती है, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर चली जाती है, तो उसके बच्चों को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेंगे। फॉर देम इट इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। तो वो चाहते हैं कि ये एब्रोगेट किया जाना चाहिए। देखिए, एक ही रियासत में कितने व्यू पॉइंट डिफरेंट हैं और हर एक अपने नजरिए से देख रहा है। हाँ, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है।
क्योंकि ये खाली ये नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पिछले दिनों से देखा गया कि किश्तवाड़ जिले में भी आतंकवादी जो हैं साउथ कश्मीर एरिया से आके अपने पैर पसार रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले आरएसएस के लीडर और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को भी मार गिराया था। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, डेवलपमेंट बड़ा इशू रहेगा, करप्शन इशू रहेगा, ट्रांसपेरेंसी इशू रहेगा, अकाउंटेबिलिटी इशू रहेगा। ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि बाइकआउट कॉल के बावजूद लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग आउट एंड वोट। और दूसरे चरण में भी पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स विल बी मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एवरीबॉडी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम मुद्दों को लेकर जो आपने बताया, अवगत किया है। और आगे बढ़ते हैं जहां पे बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कटिहार में चुनाव प्रचार करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। सिद्धू ने एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का बयान दिया था। उसके लिए बयान दिया। परसों वहाँ चुनाव होने, उन्होंने कहा कि जी हाँ ये गंभीर विषय है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। वीडियो फुटेज भी आप लोगों ने मुहैया करा है या उन्होंने मंगवाया है और उन्होंने देखा भी है। आपको लगता है क्योंकि सिद्धू ने एक जगह नहीं दो जगह भाषण दिया, तो क्या डेलिबरेटली ये पोलराइज करने की मैंने कहा कि एकदम डेलिबरेट है। परसों चुनाव है और वहाँ के जो डेमोग्राफी है, कटिहार और जो सीमांचल एरिया है, वहाँ की जो डेमोग्राफी और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि मुसलमान यहाँ 64% हैं और यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बन के नरेंद्र मोदी जी को सुलटा लेना चाहिए, ये एकदम कम्युनल पैशन और वहाँ पे कम्युनल राइट कराने के साजिश से और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कराने के उद्देश्य से कहा जी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो मंगाया और देखा भी है। हाँ जी। तो वीडियो देखकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। वहाँ के डीएम से क्या कोऑर्डिनेशन लिया है? मैंने कहा कि उन्होंने फुटेज देखा है, he had already seen the footage and he had assured necessary action. What kind of action? He didn't specify that. संजय जी से बयान दिया था। जिस जो बयान नवजोत सिद्धू ने दिया था, वो बयान पहले सुनते हैं कि क्या कहा था उन्होंने इस प्रचार रैली में। ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों, ये यहाँ पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो। ठोको ताली। इंडिया वोट्स में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन बने रहिए, खबरें और भी बाकी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया वोट्स। हमारी खास पेशकश चुनाव को लेकर 18 अप्रैल को वेल्लोर में होने वाले चुनाव पर संशय के बादल है। वजह है कि इस सीट से डीएम के उम्मीदवार के पास से भारी तादाद में ब्लैक मनी का मिलना। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि चुनाव रद्द करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और लेकिन केवल तमिलनाडु अकेला राज्य नहीं है जहां चुनाव के काले धन का बोलबाला है। अब तक इलेक्शन कमीशन ने देश भर से 675 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया है। इसमें अगर जब्त की शराब, ड्रग्स और सोना की कीमत जोड़ दे तो ये आंकड़ा 2500 करोड़ के पार चला जाता है। जी, और इसीलिए हम एक बार फिर से ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, काले धन के सफाई का सरकार के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? चुनावी मौसम में काले धन में इतने बड़े पैमाने में सिस्टम में वापसी कैसे कर ली? कौन है इसका जिम्मेदार? और क्या ऐसे हालात में, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे हालात में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की उम्मीद रखना अब बेमानी होगी?
यही सवाल पूछेंगे हमारे खास गेस्ट पैनलिस्ट से। शैलेश गांधी हमारे साथ जुड़ रहे, पूर्व चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके। किंगसुक नाग भी हमारे साथ है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का स्वागत है यहाँ पर। शुरू करेंगे शैलेश गांधी आपसे। शैलेश जी, आपने भी देखा ही होगा, अगर बात करें कितने पैसे जब्त हुए, पैसे शराब, ड्रग्स, सबकी जो एक तरीके का जो अमाउंट सामने आया है, 2,500 करोड़ रुपए का सामान बरामद हुआ है। पिछले 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसके मुकाबले ये 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। क्या आपको लगता है ऐसे हालात में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? मेरे हिसाब से बड़ी कमनसीबी है हमारी कि हमारे पूरे देश ने जानते हुए इलेक्शन को दोषियों को और गुनहगारों के लिए ही रख कर दिया है, क्योंकि एक ये लिमिट है जो 70 लाख की अपनी लिमिट है। वाइट में 70 लाख रुपया एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है। करीब करीब पूरे देश में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और ये बात सब लोग मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मान रहा है। आई थिंक मीडिया जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है और पूरा देश जानता है। मगर हमें हर इलेक्शन में ये मजा आता है कहने को कि अरे ये चोर है, ये चोर है। जिस तरह हमने ये डिजाइन की है, मेरे हिसाब से इसको हमें बदलना जरूरी है। वाइट के पैसे से इलेक्शन लड़ना मुमकिन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसी लिमिट्स रखना वो बेवकूफ़ी है। और वो ये बेवकूफ़ी जब तक हम ठीक नहीं करते, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, सब लोग, गरीब आदमी भी खड़ा रह सके। आदमी 70 लाख में कोई खड़ा नहीं रह सकता है। एक का दुक्का शायद ऐसा होगा, बाकी जो भी सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो सब 8 से 10 करोड़ कर रहे हैं। और कोई पॉलिटिकल आदमी पर्सनल मीटिंग में ये मना नहीं करता है। ऑफिशियली तो वो कहते हैं हम 50 लाख ही खर्च करते हैं। क्यों ना हम इसको बदलें, और अगर इसको बदलेंगे तो शायद बेटर कैंडिडेट्स आएंगे। वाइट में पैसा खर्च होगा। इलेक्शन में 20 से 30 हजार करोड़ मेरे हिसाब से कम ब्लैक पैसा लगता है। उसके बिना इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। ये हकीकत हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये देश बेहतर होगा, हमारे इलेक्शन बेटर होंगे। जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा काफी सरलता से सामने लाया है, लेकिन किंगसुक जी, आपको क्या जो शैलेश जी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जब ये कहा गया है कि 10 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा अगर पैसा खर्च किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, या फिर किस तरह से, एक तरह से रिश्वत देने के लिए, वोट खरीदने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। तो क्या इसे अगर किसी दिशा में बदलना है, स्थिति को अगर बदलना है, तो आपको लगता है कि वो मुमकिन है, और किस तरह से बदलना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको बदलने का दूसरा तरीका है, जो शैलेश जी बोल रहे हैं वो करेक्ट है, पर मैं बेसिक्स पे जाऊंगा। बेसिक है डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम। सप्लाई, दैट इज द नंबर ऑफ एमपीज इज नॉट इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोर एंड मोर पीपल वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। सो एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, और इस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल पार्टी और जो सदस्य, जो कॉन्टेंडर इलेक्ट होना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच। तो क्वेश्चन इस मिसमैच को हम मीट कैसे करें? तो ऐसा है कि डिमांड को, वो सप्लाई को इंक्रीज कर दीजिए। सप्लाई को इंक्रीज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एमपी सीट जो 543 है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा आर फिक्स्ड एट 543 सिंस 1971। इस दौरान पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, सो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो सप्लाई को बढ़ा दीजिए। 543 सीट से इंक्रीज करके 1500 सीट कर दीजिए। तब देखना आप पर इलेक्शन में पर कैंडिडेट बहुत कम पैसे खर्चा करेगा। दैट विल बी मोर डेमोक्रेटिक ऑल्सो, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ी जा रही है, पर आपने नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स पे फ्रोजन कर रखा है जी। ये फ्रीज जाके 2031 में जाके डीप फ्रीज होगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि द बेसिक प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज दी सप्लाई सो दैट डिमांड कैन बी मेट। तो मेरा तो ये बेसिक सोल्यूशन है। मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, जो शैलेश जी बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है, पर मेरा जो आंसर है इट इज मोर बेसिक, ये मूल में जा रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ जी। और बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन है जी। शैलेश जी, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछना बनता है कि सरकार हमें बार बार
नोटबंदी के दौरान और उसके बाद भी बार बार ये कहती आई है कि काला धन का सफाया करने में वो सफल रही है। अगर सरकार सफल रही है तो इतना पैसा कैसे जब्त हो रहा है इलेक्शन के दौरान? आप एक चीज समझिए, जो कह रहे हैं, जो सरकार जो आप कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी ये जानती है कि हम सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए 70 लाख में पॉसिबल नहीं है। अगर ब्राइब ना करें, अगर रिश्वत न दे लोगों को, फिर भी सिर्फ एडीआर के एक रिपोर्ट में मैंने सुना था कि पेट्रोल का खर्चा ही नहीं होता कुछ, सब पानी पे चलती हैं जीप्स, गाड़ियां सब इलेक्शन के टाइम पे। इस तरह का जो सफेद झूठ है, सफेद कहूं काला झूठ कहूं, ये पूरे देश को ले डूब रहा है। मेरे मित्र जो कह रहे हैं, इवन अगर कैंडिडेट्स अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दें, 1500 कर लें, मगर जब तक हम ये बात नहीं मानते हैं कि एक्सपेंस होता है इलेक्शन में, सिर्फ पोलिंग डे पे लोगों ने गिनाया है कि इतना खर्चा होता है सिर्फ एजेंट्स, बूथ एजेंट्स रखने का, उनको खिलाने पिलाने का, उसके बिना आज इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता है। रिश्वत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेजिटिमेटली इलेक्शन लड़ने के लिए 70 लाख बिल्कुल ढकोसला है, और ये ढकोसला हम 50 साल से लेके घूम रहे हैं, ये कह के कि सबको इक्वल हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इसके बदले में एटलीस्ट माने, मीडिया भी जानती है। अब मुझे आप कहिए, आप सच में मानते हैं कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट 70 लाख में लड़ता है? आप खुद पूछिए अपने आप को गिरेबान में कि आपको ये सच लगता है क्या? जी बिल्कुल, एंकर्स को सच लगता है क्या? जी बिल्कुल, और देखते हैं हम लगातार, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार का क्षेत्र है, जो क्षेत्र करीबन 1-1, 2-2 जिले को संभाल लेता है, तो ऐसे क्षेत्र में अगर गाड़ियां भी घूमती है रोज के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से, तो कितना पेट्रोल उसमें जाएगा। लेकिन किंगसुक नाग जी, जो सवाल लगातार आप या फिर शैलेश जी खड़े कर रहे हैं, ये जो एक तरह का नया एक नजरिया आना चाहिए इसमें, ये नजरिया क्यों नहीं आ पा रहा है? और खास करके जो अगर ये मियाद बढ़ाई जाएगी, 75-70 लाख से अगर हम लोग मियाद बढ़ाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है फिर जो आम आदमी है जो चुनाव लड़कर आगे बढ़ सकता है, वो आम आदमी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे ही अमीर लोग होंगे जो चुनाव लड़ पाएंगे। बात सही है, और ये रूल्स चेंज इसलिए नहीं हो रहे कि जो लोग इलेक्ट होते हैं वो स्टेटस कोइस्ट होते हैं, वो स्टेटस को चेंज नहीं करने चाहते, क्योंकि जो करंट सिस्टम है उसमें वो जीत सकते हैं। तो ये वो जो लोग सिस्टम के बाहर है वही रेडिकल थॉट्स देंगे, तो रेडिकल थॉट्स फोर्स नहीं हुआ गवर्नमेंट पे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज are quite okay with the system, and so because they are able to make it good in the system, तो only हम गरीब लोग हैं बाहर जो चिल्लाते, पर हमको कोई सुनता नहीं है, क्योंकि रैशनैलिटी का तो काम नहीं है, इट्स अ पावर प्ले। And if the political parties think by spending more money they can get elected, they have no problems. And today, in the last 20 years, there have been more and more businessmen entering politics. आप देखिए, आंकड़े देख लीजिए, 91 के लिबरलाइजेशन के बाद द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स इंक्रीज, सो देयर इज मोर कैश फ्लो। जी, तो ये सिस्टम को एक फंडामेंटल चेंज चाहिए, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, खाली थोड़े चेंजेस, 5 लाख रुपए बढ़ा दिए, ये सब कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इफ यू रियली वांट अ सोल्यूशन, देन यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, also reduce the number of much amount of money, and I think the money will go down. And I don't think any MP wants to candidate also wants to give money to the electorate. He's only giving it because the competition is intensified and he wants to succeed. इसलिए हो रहा है। तो हम फंडामेंटल चेंज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अब इलेक्शन का टाइम है, इसके बारे में सब लोग को सोचना चाहिए, पर इसके बारे में मीडिया भी नहीं सोचती जी। तो यही प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन को कोई टैकल नहीं करना चाहता जी। एक आखिरी सवाल शैलेश गांधी आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर पार्टियों पर ये कंपलसरी कर दे कि उनको ये बताना पड़े कि पैसे कहाँ से आ रहे, किसने उन्हें पैसा दिया है, किस व्यक्ति या ग्रुप या कंपनी ने उन्हें पैसा दिया है, अगर ये डिक्लेरेशन करना ज़रूरी हो जाए, तो क्या जो पैसे जब्त हो रहे, जो ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये सब घट सकता है? नहीं मिस, आप दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की तरफ आपका इशारा है,
वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पार्टीज के लिए है, और जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उस पर लिमिट है, पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई लिमिट नहीं है। मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कौन पैसा देता है ये हमें जानना जरूरी है। मगर जो कैंडिडेट खर्च करता है, जो प्रत्याशी खर्च करता है, वो ब्लैक में ही खर्च करता है, और इसको न आप उठाते हैं सवाल, न जनता उठाती है। मेरे हिसाब से हमें अपने गिरेबान में देख के पूछना चाहिए कि हम क्या इलेक्शन को एक ब्लैक जनरेटिंग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जो हम बना चुके हैं। इसमें से हम छूटना चाहते हैं या नहीं छूटना चाहते। कोई ये कह नहीं रहा है कि हमें ये लिमिट के बिना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट में मुमकिन नहीं है। आज जैसे आपने भी कहा कि अगर कॉमन आदमी कैसे लड़ेगा, अरे कॉमन आदमी आज भी नहीं लड़ सकता है, ये तो ढकोसला है। कौन 70 लाख में लड़ता है, मुझे बताइए ना, जाके 10 कैंडिडेट ऐसे बताइए जो जीते हैं 70 लाख में पैसा देके। कोई नहीं करता है करीब। तो फिर हम क्यों इस झूठ को मेंटेन करते हैं और कहते हैं कॉमन आदमी कर सकेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनती। पूरे देश को हमने बर्बाद करके रख दिया है, और हर पॉलिटिशियन को ये कहा है कि आप कानून नहीं तोड़ोगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। जी। और यहाँ पर मंदार किंगशुक ने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पावर प्ले। चलिए आपको बताते हैं कि ये पावर प्ले क्यों कहा जाता है इसे। आप खुद देखिए कि क्या क्या जब्त हुआ है इस चुनावी दौड़ में अब तक। कैश की बात करें तो 675 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ है। अगर शराब की बात करें तो 211 करोड़ का शराब जो है इस चुनाव के दौरान अब तक जो है जब्त हुआ है। ड्रग्स की अगर बात करें तो 1110 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो है बरामद हुए हैं। प्रेशियस मेटल्स यानी सोना चांदी की बात करें तो 503 करोड़ रुपए के सोना चांदी बरामद हुए। फ्रीबीज जो दिए जाते हैं इलेक्शन में, जैसे कोई टीवी देता है, कोई प्रेशर कुकर देता है, उसकी बात करें तो 49 करोड़ रुपए के सामान जो है बरामद हुए। तो आप देख सकते हैं किस किस तरह के चीज़ यहाँ पर बरामद हो रहे हैं। कुल मिलाकर 2550 करोड़ रुपए का सामान और कैश जब्त हुआ है। जी, और साथ साथ इतना जो पैसा है 2500 करोड़ रुपए का, इतना पैसा तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपना धन सामने रखा है, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उनके पास भी उतना पैसा नहीं है। तो ये चंद लोगों के पास से जो पैसा लाया है वो इतना अगर है 2500 करोड़, तो जो भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास, उनके बैंक में जो बैलेंस है वो बैलेंस इतना तक नहीं है। जी, बड़ा सवाल है और ये सवाल हमें पूछते रहना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि यूपी के सीएम पर लगे बैन को रिव्यू किया जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा योगी आदित्यनाथ का कमेंट डिविसिव नहीं था। पहला मुद्दा, हमने इलेक्शन कमीशन को योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन पर 72 घंटे का चुनावी सभाओं में भाग लेने से रोक लगाई है, उसे रिव्यू करने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से निवेदन किया। वह रिव्यू का आधार ये है कि 7 तारीख को मायावती जी ने देश के मुस्लिम भाइयों से एक साथ एकत्र होकर के वोट की अपील की थी, और उन्होंने इलेक्शन के प्रोग्राम को, इलेक्शन के कैंपेन को कम्युनल एंगल देने का प्रयास किया था। चुनाव में राइट टू रिटॉर्ट एंड राइट टू रिस्पॉन्स जो इलेक्शन कमीशन में कोडिफाइड नहीं है, इसके तहत राइट टू रिस्पॉन्स और रिटॉर्ट इलेक्शन में ये हमारा अधिकार है। और योगी जी ने जो कहा कि उन्हें अगर अली पर विश्वास है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है, ये उन्होंने अपने विश्वास के बारे में कहा, लेकिन उसके नाम पर उन्होंने कोई अपील नहीं की। और इसलिए इलेक्शन कमीशन के सामने हमने स्पष्ट कहा कि वह कहीं भी किसी कम्युनिटी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आस्था को बताने के लिए रहा है।